अप्रिशिएट किया है। सिलेंडर की तो बात नहीं है, 700 सिलेंडर। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट के जज के फैसले को भी आप चुनौती दे रहे हैं। आप कहते हैं कि आप उनसे ज्यादा जानते हैं। पहली बात, क्योंकि देखिए मिसलीड करना इन लोगों की आदत है। आपने देखा कि आज से 4 दिन पहले डीडीयू के बाहर एक सेफ्टी टैंक जब रिवॉल्व हो रहा था, इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन लीक कराया जा रहा है, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता ने इसको ट्वीट किया। बाद में डीडीयू के डॉक्टर्स ने कहा कि इससे हमारा मोरल डाउन होता है, हमें डिफेम मत कीजिए। तो ये इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, मैं उसमें नहीं पड़ता। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि देखिए ऑक्सीजन की एलोकेशन की बात थी, तो पहले हमें ऑक्सीजन मिलता था उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से। अचानक इन्होंने कह दिया कि 19 तारीखों की एलोकेशन आपको मिलेगा उड़ीसा से, झारखंड से। अब उड़ीसा झारखंड से एलोकेशन मिलेगा तो हमें तो क्रायोजेनिक टैंकर हमारे पास तो नहीं है। हम उसको कैसे ले आ पाते हैं। हमने केंद्र सरकार को कहा कि आपके पास क्रायोजेनिक टैंकर है, चूंकि इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 1631 क्रायोजेनिक टैंकर हैं, हमारा उत्पादन 8500 मीट्रिक टन है। अगर 1631 क्रायोजेनिक टैंकर है तो उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 23,000 मीट्रिक टन है। तो इसका मतलब है, लेकिन ये चूंकि नेशनल स्टेट केंद्र सरकार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमारे पास, हम स्टेट नहीं है, टैंकर हमारे पास नहीं। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप दिल्ली की दहलीज तक दे आइएगा ऑक्सीजन, और डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी स्टेट की होगी। तो बस नेटसेल मेरा ये कहना है कि देखिए आज इन सब लोगों को, चूंकि 3 चीजें हैं जो नेशनल आज गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, ऑक्सीजन की उपलब्धता, मेडिसिन की उपलब्धता और वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी। अब तीनों में देखिए कि कितनी क्राइसिस है कि मेडिसिन की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन के कारण लोग रो रहे हैं, वैक्सीनेशन लोगों को मिल नहीं रहा है। इसका मतलब है कि कंप्लीटली केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट के कारण जवाब दीजिए। लोग आज पहले परेशान वाले हो रहे मामले हैं। में आप फेल हुए, दूसरे वाले मामले में फेल हुआ, और ये किसी एक का फेलियर नहीं है। ये मैं सिर्फ केंद्र के सर पर इसका ठीकरा फोड़ूं, ये भी कहना सही नहीं होगा। इसमें राज्यों के साथ जो कोऑर्डिनेशन चाहिए था, उसमें जिम्मेदारी जरूर केंद्र सरकार की ज्यादा या कम हो सकती है, लेकिन सच तो ये है कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो होना चाहिए था इस महामारी के टाइम में, वो नहीं हुआ। और सच ये है कि अब वैक्सीन लगवाने के लिए भी टोटे पड़ रहे हैं। आप लोग पिक एंड चूज की पॉलिसी अपना रहे हैं, जैसा कि आरोप है आम आदमी पार्टी का। आदेश जी, देखिए, ये हमारे मित्र जो बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के, ये बहुत सारी गलत बातें बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस समय दिल्ली के अंदर ये ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ, मैं मुंबई के जो कमिश्नर हैं उन्होंने साफ कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला। हर राज्य, कोई भी राज्य नहीं कह रहा कि केंद्र से हमें सहयोग नहीं मिला, लेकिन दिल्ली ने उसकी समुचित व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार ने नहीं की। और जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, हमने जो आंकड़ा आपके पास रखा है, जिस तरह से वैक्सीनेशन अभियान का जो इन्होंने 19 तारीख के डिसीजन को 26 तारीख को ऑर्डर किया, अब आप ये सोचिए जब पूरे देश में वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो इस समय सबको जरूरत है, और ऐसे समय में 50% जो प्रोडक्शन है वो कंपनियों से इनकी ओर आना है, और वो कंपनी और दिल्ली सरकार का मामला है। ऐसे में भारत सरकार का कहां पे नाम आता है? भारत सरकार ने जो 45 साल से ऊपर की वैक्सीन जिनको लगनी है उनको पूरी डोज इनको दी है। आप देखिए कि दिल्ली सरकार अगर समय रहते अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करते, वेंटिलेटर्स करते, अगर हॉस्पिटल बढ़ाते, तो निश्चित रूप से कोरोना की लड़ाई को हम अच्छी तरह लड़ सकते थे। भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करती है। हम लगातार दिल्ली के लोगों को अच्छा इलाज मिले, कोरोना से ऑक्सीजन मिले, इसकी हम बात करते हैं और काम भी करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मैं डॉक्टर समीर भाटी का राजनीति रुख करना चाहती हूँ। आदेश जी, एक मिनट। बिल्कुल गलत है। स्टार इमेजिंग पैथ लैब से वो हमारे साथ जुड़े हैं, और ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त भी मुझे लगातार ट्विटर पर आ रहे हैं। हमारे व्यूअर्स कुछ सवाल हैं जिनके जवाब चाहते हैं, वो आपसे बेहतर समीर जी कोई नहीं दे सकता। ये कहा जा रहा है कि सीटी स्कैन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मौजूदा कोरोना डिजीज में आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी भी पेशेंट की स्थिति क्या है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि 300 बार एक्सरे होगा उसके बराबर है सीटी स्कैन। तो एक तो लोगों के बीच में एक डर है, इसके बारे में बताइएगा। और कोई ऐसी जानकारी जिसके जरिए आप ये बता पाएं कि इस पेशेंट को इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए तो पता चल जाएगा कि उसकी कोरोना की जो स्थिति है वो एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं। ऑक्सीजन लेवल को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं, सीटी स्कैन की रिपोर्ट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, एक्सरे में भी बहुत ज्यादा चीजें साफ नहीं हो पाती हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आपका सबसे पहला वाला सवाल है कि सीटी स्कैन की जरूरत कब पड़ती है हमें। अभी सीटी स्कैन को लेके कुछ विवाद वगैरह चल रहा है, तो सबसे एक बार महत्वपूर्ण जान लेना जरूरी है कि सीटी स्कैन को हम कोरोना टेस्ट के डायग्नोज करने के लिए नहीं कर रहे। सीटी स्कैन का मतलब है हमें ये देखना है कि बीमारी की गंभीरता कितनी है, ये उसके लिए किया जाता है। कोरोना टेस्ट के लिए तो आपके लिए अभी भी जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है उसी को ही गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अब बात सवाल आ गया कि आरटी-पीसीआर में नेगेटिव आ जाता है, तो हाँ, आरटी-पीसीआर में नेगेटिव आ जाता है, पर अगर आपको सिम्टम है और आरटी-पीसीआर में नेगेटिव आ गया तो आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने आप को आइसोलेट करना है, आपको उसको आगे फर्दर ट्रांसमिट नहीं करना। अब क्वेश्चन आ गया कि ठीक है, अगर आपका एक बार नेगेटिव आ गया तो आप फॉलो अप उस टेस्ट को ही दोबारा करिए, आरटी-पीसीआर को ही, ताकि एक बार हमें ये पता लग पाए कि आप कोरोना से संक्रमित हैं कि नहीं। पर ये जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह के कोई भी सिम्टम जो कोरोना के लक्षण जैसे हैं तो उसको आपको कोरोना ही मानकर चलना पड़ेगा। ये बात आ गई। दूसरी बात आ गई कि फिर एक और मिथ है, लोगों का कहना है, ज्यादातर पेशेंट कहते हैं कि नए तरह के वेरिएंट आ रहे हैं, नए म्यूटेंट आ रहे हैं, तो वो इसमें नहीं आएंगे, सीटी स्कैन में आएगा। देखिए, ऐसा भी नहीं है। जो नए म्यूटेंट है वो भी कैसे पता लगता है, वो हमारी लैब से ही सैंपल जाते हैं। जो पॉजिटिव सैंपल्स होते हैं उन्हीं का एक परसेंटेज जाता है फर्दर आगे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जिससे पता लगता है कि नई तरह के वेरिएंट आ गए। अब आ गया सवाल कि सीटी स्कैन फिर कब कराना चाहिए। सीटी स्कैन आपको तब कराना चाहिए आपकी जब डॉक्टर आपको एडवाइस करे कि इस समय कराना है, क्योंकि कई बार बहुत सारी डिसीजन मेकिंग में उसकी जरूरत पड़ती है। सीटी स्कैन आपको ये बता देता है कि आपके जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उनमें संक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ है तो वो कितना हुआ है। उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्या माइल्ड है, हल्का है, या मॉडरेट है, थोड़ा ज्यादा है, या सीवियरिटी की तरफ है। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिलता है। और उसकी बात आ गई सीटी स्कैन और कैंसर। देखिए, एक सीटी स्कैन कराने से किसी को कैंसर नहीं होता है, ये बात को हमें समझ लेना जरूरी है। और जो 300 एक्सरे की बात है, 300 एक्सरे, देखिए अब जो मॉडर्न सीटी स्कैनर्स आ रहे हैं वो काफी लो डोज जो है स्कैनर्स हैं, तो उसमें आपको इस तरह से नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हाई डोज दी जाएगी, और उसमें काफी लो डोज होती है। और एक्सरे और सीटी स्कैन की जहां तक बात आ गई, एक्सरे को रिप्लेसमेंट नहीं मान सकते सीटी स्कैन का। एक्सरे उन पेशेंट्स का किया जाता है जो आईसीयू में एडमिट है और जिनका रेगुलर बार बार उनको सीटी स्कैन नहीं कर सकते, उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, प्रोग्रेशन देखना पड़ता है डिजीज का, तो उनमें रेगुलर एक्सरे होता है। तो ये सब चीजें, इनको हमें समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, डॉक्टर अरुण पांडे, बहुत सारे फैक्ट्स आ रहे हैं, कुछ लोग कुछ वीडियोस भी बना रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप इस तरह की चीज़ों को अपनाइए, आप काढ़ा ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, कोई कह रहा है कि आप सिर्फ मेडिसिन लीजिए। बहुत तरह की कंफ्यूजन्स भी है इस वक्त। तो आपके मुताबिक एक कोरोना पेशेंट को, अपने आप को या उसको अटेंड करने वाले व्यक्ति को किस तरह से बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और मौजूदा स्थिति में वैक्सीनेशन कितनी बड़ी ज़रूरत है तीसरी वेव से पहले, इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी, देखिए प्रीति जी, सबसे पहली बात जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कोरोना में बहुत सारे वीडियो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी में बहुत तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। मैं इस पे सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूंगा कि देखिए, आपने काढ़ा की भी बात की, तो काढ़ा मेरे घर में भी ये डिजीज आने से पहले भी पिया जाता था, आज भी पिया जाता, तो उस पर मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा कि काढ़ा फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा, जो आपने कहा कि कोरोना के मरीज जो हैं वो क्या करें, दवा कौन सी लें, कैसे अपने आप को बचाएं, दूसरे को इन्फेक्शन देने से कैसे बचाएं। तो जो सबसे पहली चीज है, इस पेंडेमिक में माना जाता है कि जब भी पेंडेमिक आती है और आपको कोई भी डिजीज होती है, यानी कि आपकी तबीयत जैसे ही खराब होती है, ये मान लीजिए कि आपको वो डिजीज है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर आपकी तबीयत खराब है, तो ये मान लीजिए कि आपको उस पेंडेमिक का शिकार हो रहे हैं, या फिर आप उसको इन्फेक्शन आपको हो रहा है। फिर दूसरा काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है अपने आप को आइसोलेट करना। आइसोलेट होने के बाद आप अपनी आरटी-पीसीआर कराना है, घर पे भी अब मुहैया